हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं राम रहीम की कॉमिक चाणक्य का बेटा का भाग 5वां। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी बॉस, मगर मैं क्या करता, वह लड़की घर में थी ही नहीं। हमने बहुत इंतज़ार किया, फिर वहाँ ज़्यादा रुकना भी खतरे से खाली नहीं था। मगर हमारी योजना का तो पुलिंदा बन गया नी। अब तोप की नाल में से कैमरा क्या तेरी अम्मा निकाल कर लाएगी? राम उर्फ रोशन ने बात को और बिगड़ने से रोका। कोई बात नहीं बॉस, वह लड़की कहीं भागी नहीं जा रही है। हम उसे अब भी मंगवा सकते हैं। यानी अभी मैं कैमरे को पाने की आशा रख सकता हूँ? बिल्कुल चुंगली साहब, 100%। एक छोटी सी कोठरी में कैद किया गया था सुमित्रा देवी को। माँ, तू? हाँ माँ, मैं तेरा रोशन, तेरा बेटा रोशन। अब किस मुंह से अपनी माँ के पास आया है? करम जले। मत ले अपनी गंदी जुबान से माँ का नाम, मत ले अपनी गंदी जुबान से माँ का नाम। अपवित्र हो जाएगा माँ शब्द। मेरी याददाश्त वापस लौटाइए माँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज है। अरे कपूत, ऐसे नीच कर्म करने से तो अच्छा था कि तेरी याददाश्त ही वापस नहीं लौटती। मगर मैं क्या करता माँ, मैं बहुत पहले से ही अंडरवर्ल्ड के गहरे दलदल में फंस गया था। मगर मैं अब इस दलदल से निकलना चाहता हूँ। सच सच कह रहा है तू? हाँ माँ, मगर मैं जाने से पहले अंडरवर्ल्ड का यह साम्राज्य ध्वस्त करना चाहता हूँ। जैसे चाणक्य ने अपनी चतुराई से नंद वंश का सर्वनाश किया था, मैं चाणक्य का बेटा बनकर दिखाना चाहता हूँ माँ। यदि तूने ऐसा कर दिखाया तो मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगी मेरे लाल। तो माँ, यह ले कागज और पेन, और जैसा मैं कहूँ वैसा लिखती जा ताकि मेरी योजना सफल हो सके। सुमित्रा देवी द्वारा इनकार करने का तो अब प्रश्न ही नहीं उठता था। काम हो गया बॉस। क्या रहे साईं? बढ़िया बढ़िया। क्या गजब की एक्टिंग की है पुटड़े ने। तुझे तो एक्टर होना चाहिए था। देखा मकड़ा, कुछ सीख इससे, काम ऐसे निकाला जाता है। मूल चंदानी की बातों ने मकड़ा के तन बदन में आग लगा दी थी। जा, अब यह पत्र लेकर जा, और इस बार मेरे को निराश मत करना। जी नहीं करूँगा। क्या नहीं करेगा? निराश। प्रिय रहीम, मैं यहाँ दुश्मनों के चंगुल में फंस गई हूँ। इन्होंने रोशन को भी बंधक बना रखा है। ये लोग दिलासा के द्वारा अपना कोई बहुत बड़ा मकसद हल करना चाहते हैं। यदि तुम दिलासा को साथ लेकर पत्रवाहक के साथ नहीं आए तो यह हमें मार डालेंगे। सुमित्रा देवी। पत्र पढ़कर रहीम ने मकड़ा की तरफ देखा। मैं दिलासा को साथ लेकर तुम्हारे साथ चलता हूँ। खुशी से दमक रहे थे शैतानों के मुखड़े। धन्य झूलेलाल, तेरा दिमाग तो कंप्यूटर की तरह दौड़ता है साईं। तूने तो बैठे बैठे इस लड़की को यहाँ बुला लिया। थैंक यू बॉस। काम की बात करो मिस्टर। राम व सुमित्रा देवी कहाँ हैं? और तुम दिलासा से कौन सा काम लेना चाहते हो? सब बताता हूँ। इस मॉडल को ध्यान से देखो लड़के। यह मुंबई के मिलिट्री कैंट का मॉडल है। मॉडल में जो ऊंचा टीला दर्शाया गया है, खासकर उस पर रखी तोप को ध्यान से देखो, क्योंकि यही तोप हमारा लक्ष्य है। यानी तुम ये तोप चुराना चाहते हो? तोप नहीं, तोप की बरेल में रखा एक छोटा सा लाइटर नुमा कैमरा। चूंकि तोप की बरेल इतनी संकरी है कि उसमें नन्हे हाथ ही जा सकते हैं, इसलिए इस महत्वपूर्ण काम के लिए हमने इस पुटड़ी को चुना है। क्योंकि यह लड़की अपने नन्हे नन्हे हाथ से उस तोप की बरेल में डालकर वह कैमरा निकाल सकती है। मान लिया कि दिलासा कैमरा निकालने में सफल भी हो गई, मगर मिलिट्री कैंट में इतना कड़ा पहरा रहता है कि वहाँ से किसी चीज़ को चुरा कर बाहर निकलना असंभव है। तुम्हारी दोनों समस्याओं का हल मेरे पास है। आजकल राम के पिता कर्नल राघव की ड्यूटी मिलिट्री कैंट में ही लगी हुई है। तुम कर्नल राघव के साथ मिलिट्री कैंट देखने के बहाने आसानी से अंदर प्रवेश कर सकते हो। रही बात कैमरे को छुपा कर लाने की, तो यह लो गुब्बारा। ये
भला मेरे किस काम का। यह गुब्बारा आम गुब्बारों जैसा नहीं है लड़की। इसको डोरी खींचते ही यह दो भागों में खुल जाता है और डोरी छोड़ते ही पुनः बंद हो जाता है। वाह वाह, अपना चीनी भाई तो चीन से बड़ी जादू की चीज लाया है नी। चूंकि दिलासा नन्ही बच्ची है, इसलिए इसके हाथ में गुब्बारा देखकर कोई इस पर भी शक नहीं करेगा। याद रखना पुटरे, अगर तुमने कोई चालाकी की या असफल होकर लौटे तो रोशन व सुमित्रा देवी की लाशें ही तुम्हें तोहफे में मिलेगी। कोई गलती नहीं होगी। थोड़ी देर पश्चात यह वेन टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ सुरंग दौड़ती चली जा रही थी। सुरंग में रोशनी के लिए जगह जगह मरकरी बल्ब लगे हुए थे। जब तुम हमें अपने बॉस के पास मिलवाने ले गए थे तब भी इसी सुरंग में ले गए थे और हम लौटे भी इसी सुरंग से रहे हैं। आखिर तुम्हारे बॉस का अड्डा कहाँ पर है? मुंबई में ही कहीं पर है। अनजान लोगों को इसका पता न चले इसलिए उन्हें अड्डे तक पहुंचाने के लिए इस सुरंग का इस्तेमाल किया जाता है। यह सुरंग मुंबई के बाहर एक घने जंगल में खुलती है, इसलिए बाहरी व्यक्ति कभी यह पता नहीं लगा पाता कि बॉस का अड्डा मुंबई की लाखों इमारतों में से किस इमारत के नीचे है। मगर कोई सुरंग में प्रवेश करके भी तो पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सुरंग में जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं जिनका सीधा संबंध बॉस के पर्सनल टीवी सेट से है। सुरंग में किसी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश करते ही बॉस को पता चल जाता है और हम उसे तुरंत सुरंग में ही मार डालते हैं। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि यह सुरंग 5 किलोमीटर से कम लंबी नहीं है। ओ, कुछ देर बाद वैन सुरंग से निकलकर जंगल में खड़ी थी। अब कैमरे के साथ ही लौटना। जरूर जरूर। अगले दिन किसी तरह कर्नल राघव को राजी कर रहीम व दिलासा उनके साथ मिलिट्री कैंट पहुंचे। मैं अपने उच्च अधिकारियों के साथ एक मीटिंग में व्यस्त रहूंगा, इसलिए मुझे देर हो सकती है। तुम दोनों मिलिट्री कैंट में घूम फिर कर वापस लौट जाना। जी अंकल। बहादुर सिंह, चट्टान सिंह, इन्हें अंदर जाने दो। जी साहब। कर्नल राघव के चले जाने के बाद अब क्या करें रहीम भैया? अब हमें रेड सर्किल एरिया की तरफ बढ़ना है। तोप वहीं रखी है। दोनों धीरे धीरे रेड सर्किल की तरफ बढ़ने लगे। उधर भी कड़ा पहरा है भैया। चलती रहो, मैं कुछ न कुछ उपाय करता रहूंगा। काश सुमित्रा आंटी बदमाशों के चंगुल में नहीं फंसी होती तो अब तक मैं कैमरे के बाद सेना के जवानों को बता चुका होता। धड़कते दिल से दोनों रेड सर्किल पहुंचे। ठहरो, रेस्ट्रिक्टेड एरिया। कहाँ जा रहे हो? यह सामने बोर्ड नहीं देखा? यह वर्जित क्षेत्र है। गन वाले अंकल प्लीज मुझे उस तोप तक जाने दो ना। मैं बस उस तोप को एक बार छू कर ही लौट आऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता बिटिया रानी। कर्नल साहब को पता चल गया तो वो मेरी फौज से छुट्टी कर देंगे। प्लीज अंकल, बस 1 मिनट के लिए, किसी को पता नहीं चलेगा, प्लीज। इस नन्ही बच्ची का दिल रख लीजिए अंकल। मैंने तो सुना है कि हमारे फौजी भाई बहुत नरम दिल के होते हैं, खासकर बच्चों के प्रति। ठीक है, तुम जिद करते हो तो मैं केवल इस बिटिया रानी को तोप तक जाने दे सकता हूँ, मगर तुम नहीं जाओगे। मंजूर है। थैंक यू अंकल। गुब्बारे को हवा में झुलाती चिड़िया की भांति फुदकती हुई दिलासा तोप के निकट जा पहुंची। इस समय उसका नन्हा सा दिल रबर की गेंद की भांति उछल रहा था। अगले क्षण वह हिम्मत जुटाकर गोल टीलेनुमा चबूतरे पर चढ़ गई। चबूतरे पर चढ़कर उसने रहीम की तरफ देखा। इधर रहीम फतेह सिंह नामक उस फौजी को बातों में उलझाए हुआ था। फिर क्या हुआ अंकल? फिर क्या, सन 1971 में आखिर भारत व पाक के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई और मेजर साहब ने हमें आगे बढ़ने का हुक्म दिया तो हम चीते की भांति पाक सैनिकों पर टूट पड़े। इस हमले में एकाएक मैं अपने साथियों से बिछड़ गया और 3 पाक सैनिकों ने मुझे घेर लिया। फिर क्या, मैंने आव देखा न ताव, फिरकी की तरह घूमकर तीनों को लेट कर दिया। इधर दिलासा अपने काम में जुटी हुई थी। इस समय रहीम भैया ने गन वाले अंकल को बातों में उलझाए रखा है, यही मौका है। अगले क्षण दिलासा का हाथ तोप की बरेल में जा घुसा। मिल गई। दिलासा ने कंपकपाता हाथ तोप की बरेल से बाहर निकाला।
यही है वो लैटरनुमा कैमरा। नन्ही सी जान को वह कैमरा किसी परमाणु बम की भांति महसूस हो रहा था। रहीम ने कनाखियों से दिलासा की तरफ देखा। खुदा का शुक्र है कि दिलासा तोप की बरेल में से कैमरा निकाल पाने में सफल हो गई। उसके बाद जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने दुश्मन की चौकी पर कब्जा कर लिया। चूंकि यह सब मेरे ही प्रयासों के कारण संभव हुआ था, इसलिए मेजर साहब ने उसी दिन से मेरा नाम फतेह सिंह रख दिया। ओह, अच्छा अच्छा। अरे क्या हुआ? मैंने अभी अभी बिटिया के हाथ में थमे गुब्बारे को 2 भागों में खुलते देखा था। क्या? नहीं नहीं अंकल, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। बड़ी अच्छी तोप थी रहीम भैया, मुझे तो उसे छूकर मज़ा आ गया। अब चलें? 1 मिनट बिटिया, जरा अपना गुब्बारा तो दिखाना। जोरों से धड़क उठा दिलासा का नन्हा दिल। गुब्बारा? हाँ गुब्बारा, मैंने थोड़ी देर पहले इसे 2 भागों में खुलते देखा था। भला गुब्बारा भी कहीं खुलता है? ओह, तो मेरी नज़रों का धोखा होगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। चलो दिलासा। दोनों इस तरह उड़न छू हुए मानो उन्हें फतेह सिंह द्वारा दोबारा बुला लिए जाने का डर हो। कुछ गड़बड़ जरूर है। रेड सर्किल का एक गोल टर्न लेकर दोनों मिलिट्री कैंट के मुख्य द्वार पर पहुंचे। घूम आए? हाँ गन वाले अंकल, बहुत अच्छा है मिलिट्री कैंट, खासकर रेड सर्किल में रखी लाल पत्थर की तोप। तुमने उस तोप को छूकर देखा था? नहीं, दूर दूर से ही देखा था। यह दिलासा की बच्ची सारा खेल खराब करेगी। फिर भी हमें तुम्हारी तलाशी तो लेनी ही पड़ेगी, यह यहाँ का नियम है। ठीक है, लीजिए तलाशी। भला रहीम व दिलासा के पास तलाशी के दौरान क्या मिलता? असली चीज तो गुब्बारे के अंदर थी। अब हम जाएं? जाओ। पलक झपकते ही दोनों मिलिट्री कैंट से बाहर थे। जल्दी आओ दिलासा। जी भैया। इधर फतेह सिंह मिलिट्री कैंट के मुख्य द्वार तक पहुंचा। अभी अभी 2 बच्चे बाहर निकले होंगे। हाँ, क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, मुझे उनसे कुछ पूछना है। उधर रहीम व दिलासा एक टैक्सी में सवार होने जा रहे थे, तभी ठहरो। फौजी अंकल, आप? हाँ, मेरा मन कहता है कि मैंने जरूर गुब्बारे को 2 भागों में खुलते हुए देखा था। वह नज़रों का धोखा नहीं था। मैं एक बार इस गुब्बारे को फिर से देखना चाहता हूँ। अवश्य देखिए। एकाएक फतेह सिंह के हाथ से गुब्बारे की डोरी खींच गई। अरे, यह तो सचमुच 2 भागों में खुल गया। तुमने मुझसे झूठ बोला था। हमने झूठ कहाँ बोला फौजी अंकल, हमने तो ये कहा था कि जब आप मुझे अपनी कहानी सुना रहे थे तब गुब्बारा 2 भागों में नहीं खुला था। हालांकि यह एक मैजिक बलून है, डोरी खींचते ही यह 2 भागों में खुल जाता है और डोरी छोड़ते ही पुनः बंद हो जाता है, मगर ये उस समय नहीं खुला था। अब हम जाएं अंकल? हाँ हाँ हाँ, जाओ। अगले क्षण टैक्सी धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ गई। गुब्बारा 2 भागों में खुल सकता है, मगर उस समय नहीं खुला जब मैंने ध्यान से देखा था। उस समय डोरी खींचने से अचानक ही खुला जब मैंने उसे दोबारा देखा। उफ, यह क्या चक्कर है? मेरा दिमाग चक्कर घिन्नी बना गए दोनों। इधर टैक्सी में शुक्र है मैंने मिलिट्री कैंट से बाहर निकलते ही गुब्बारे में छुपा कैमरा निकालकर पैंट की जेब में डाल लिया था, वरना वो फौजी अंकल के हाथ पड़ जाता। ठीक कहा तुमने, गुब्बारा खोलने में तो कामयाब हो ही गए थे। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। होटल गरुड़ में खुशी का माहौल था। धन्य झूलेलाल, अपना पुटड़ा पुटड़ी तो कमाल का काम कर दिखाया साईं। तारीफ तो रोशन की होनी चाहिए जिसने अपने दिमाग से इस मुश्किल काम को आसान बना दिया। ला, वह गुब्बारा मुझे दे। इतनी जल्दी भी क्या है चुंगली साहब, अब तो यह आप ही की अमानत है। नहीं, अब हमसे सब्र नहीं होता। हम इस कैमरे को अपने हाथों में लेकर देखना चाहते हैं। पहले सुमित्रा आंटी व राम को रिहा करो। ठीक है मकड़ा, सुमित्रा देवी को रिहा कर दे साईं। और राम? भरोसा रखनी मुझ पर। पहले कैमरा हाथ में आने दे, फिर उस पुटरे को भी रिहा कर दिया जाएगा, वह भी ढोल बाजे के साथ।
ठीक है। अब भारत की सैनिक शक्ति मेरी मुट्ठी में होगी। आए, यह तो लाइटर है, केवल लाइटर। इसमें तो माइक्रोफिल्म की जगह गैस भरी हुई है। मुझे क्या मालूम, मुझे तो तोप की बरेल में यही लाइटरनुमा कैमरा पड़ा मिला था। झूठ बोलते हो तुम। बताओ, असली कैमरा कहाँ है? वड़ी बोल नहीं पुटड़े। कैमरा ये रहा। कैमरा तुम्हारे पास? तभी, बॉस गजब हो गया बॉस। बाहर इसकी शक्ल का एक आदमी खड़ा है जो अपने आप को रोशन बता रहा है। रोशन? उसे जल्दी अंदर लाओ। नहीं, राम रहीम के अलावा हॉल में मौजूद प्रत्येक शख्स चौंक पड़ा था उस शख्स को देखकर। रोशन? तो तुम? हाँ बॉस, मैं ही असली रोशन हूँ। आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है बॉस। नकली रोशन बना यह कमीना और कोई नहीं बल्कि स्वयं भारतीय सीक्रेट सर्विस का जासूस राम है। बड़ी पूरी कहानी साफ साफ सुना नहीं, खामखा सस्पेंस क्यों पैदा कर रहा है साईं? बॉस, उस दिन सिल्वर बीच से 2 करोड़ का सोना लेकर मैं, गर्जा व पड़जा रवाना हुए थे। हमारी कार धीरे धीरे दहीसर खाड़ी के पुल की तरफ बढ़ रही थी, मगर न जाने कैसे सोने की खबर राम रहीम को मिल गई और वे भूत की तरह दहीसर खाड़ी के पुल पर आ धमके। रुक जाओ। राम रहीम? गाड़ी मत रोक, चढ़ा दे महलों पर। एक्सीलेटर पर लगभग झूल गया था गर्जा। जुम! मगर हम में कहीं ज्यादा फुर्तीले साबित हुए थे राम रहीम। झनाक! उफ! गर्जा, ब्रेक लगा। मगर तब तक कार गर्जा के नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। अगले क्षण वह रोलिंग तोड़ती चली गई। धड़ाक! तभी एक हाथ ने मेरी शर्ट का कॉलर पकड़ कर मुझे कार से बाहर खींच लिया। उधर कार पुल से नीचे गिर गई धड़सर खाड़ी में समा चुकी थी। गर्जा व पड़सा की लाशों का कहीं पता नहीं था। उसके बाद क्या हुआ साईं? बोलनी, क्या हुआ उसके बाद? उसके आगे की कहानी तुम्हें मैं सुनाता हूँ मूल चंदानी। जब मैंने यह देखा कि रोशन की शक्ल, सूरत व कद काठी हूबहू मुझसे मिलती जुलती है, तो मैंने इसका फ़ायदा उठाने का निश्चय किया और रोशन से पूरी जानकारी हासिल करने के बाद मैंने रोशन को भारतीय सीक्रेट सर्विस की जेल में डाल दिया। अब शुरू होता है चाणक्य के बेटे का असली खेल। उसी समय मिलिट्री कैंट में दूसरी ही कहानी चल रही थी। चीनी जासूस ताऊमान सैनिकों की पकड़ में आ चुका था। ताऊमान ने जेल से फरार होने के लिए एक सैनिक को लालच में फंसाकर वह अंगूठी दी जिसमें चुंग ली के लिए कोर्ट संदेश लिखा हुआ था। मगर भारत का सैनिक बिकाऊ नहीं होता। चुगली, उसने वह अंगूठी लाकर मेरे पापा कर्नल राघव को दे दी और पापा ने वह अंगूठी मुझे दी। मैं उस कोर्ट संदेश से इतना ही पता लगा पाया कि वह संदेश तुम्हारे यथार्थ चुंगली के नाम था, मगर उस संदेश में क्या लिखा था यह मैं नहीं जान पाया। तब पापा और मैंने एक प्लानिंग के तहत अंगूठी को उसी सैनिक के हाथों चीनी दूतावास भिजवा दिया जहाँ से अंगूठी तुम्हारे पास पहुँचाई गई थी। इधर मैं मूल चंदानी तक पहुंचने के लिए अपनी याददाश्त खोने का नाटक करके दहीसर खाड़ी के निकट मुंबई पुलिस को बेहोश पड़ा मिला। फिर मेरे दिमाग को उस समय झटका लगा जब अस्पताल से सेठ जीवनदास मुझे अपना होने वाला दामाद बताकर अपनी कोठी पर ले गया, जहाँ से मकड़ा ने मेरा अपहरण करके मुझे तुम तक पहुँचा दिया। वहाँ किसी तरह मुझे मालूम पड़ गया कि तुम्हारी चुगली के साथ दोस्ती है। अपनी योजना को पुख्ता करने के लिए मैं दहीसर खाड़ी में कूदकर राजनगर पहुंचा और रहीम के जरिए अपने घर तक। यहाँ तक रहीम भी नहीं जानता था कि मैं याददाश्त खोने का ड्रामा कर रहा हूँ, इसलिए मैंने रहीम को सारी बात समझाई। घर पहुँचते पहुँचते रहीम मेरी सारी योजना से अवगत हो चुका था। मुझे दूसरा झटका उस समय लगा जब सुमित्रा देवी ने मुझे अपना बेटा कहा। रोशन? मेरे बेटे? भैया! मैं फ़ौरन समझ गया कि मैंने जिस रोशन को पकड़ा है वह सुमित्रा देवी का बेटा है। फिर तुम्हारा विश्वास पात्र बनने के लिए मैंने दहीसर खाड़ी में तुम्हारा 2 करोड़ का सोना वापस बरामद करवा दिया। सोना वापस बरामद करवाना मेरी योजना का महत्वपूर्ण अंग था, क्योंकि इस सोने की कीमत उस फौजी जानकारी के आगे कुछ भी नहीं थी जिसे वापस हासिल करना मेरा असली उद्देश्य था। और अब दिलासा ने अपना काम कर दिखाया। तब तुम्हारे कहने पर मैं उन्हें रिसीव करने सुरंग
मार्ग से जंगल में पहुंचा। वापस लौटते समय मैंने रहीम से असली लाइटर नुमा कैमरा लेकर गुब्बारों में साधारण सा लाइटर रख दिया था। देखा बॉस, मैंने कहा था ना कि यह कमीना बहुत बड़ा दुष्ट है। वह तो अच्छा हुआ कि मैं सीक्रेट सर्विस की कैद से भागकर यहाँ पहुँचा, वरना इसकी पोल कभी नहीं खुलती। चिंता मत कर रोशन, मैं इन सबको बुरी मौत मारूंगा, मगर मारने से पहले इसे यह जरूर बताऊंगा कि सेठ जीवनदास रोशन को अपनी कोठी पर क्यों ले गया था, क्योंकि मैं ही सेठ जीवनदास हूँ। और कोमल से रोशन की मंगनी की जो फोटोग्राफ्स व सबूत मैंने पुलिस को दिखाए थे वे सब नकली थे। मगर तुम अपनी ही बेटी का मर्डर होते कैसे देख सकते थे मूलचंदानी? क्योंकि तुम्हारी कोठी से रोशन का अपहरण करते समय मकड़ा ने उसे मार डालने का पूरा इंतजाम कर दिया था, क्योंकि कोमल मेरी सगी बेटी नहीं है। व्हाट? हाँ, मेरी बीवी ने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया था। तब मेरे कहने पर डॉक्टर ने किसी और की बच्ची को मेरी बीवी की गोद में डाल दिया था। वह बच्ची किसी गरीब स्त्री की थी जो उसे जन्म देकर चल बसी थी। कहीं यह आज से 18 वर्ष पूर्व गांधी मेमोरियल अस्पताल की घटना तो नहीं? क्या वह 10 दिसंबर की रात थी? हाँ, मगर तुम यह सब कैसे जानते हो? क्योंकि वो गरीब स्त्री मेरी माँ थी, और जब मैं दवा का प्रबंध करके वापस लौटा तो डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि मेरी माँ ने एक मृत बच्ची को जन्म दिया है, जबकि वह तुम्हारी बच्ची थी। भैया, कोमल, तुम रोशन के भेष में? हाँ भैया, मैं ही यहाँ रोशन बनकर आई थी। मगर तुम तो कोठी में जल मरी थी ना? नहीं, मैं मरी नहीं थी जीवनदास। यह रहस्य तुम्हें मैं बताता हूँ साईं। उस दिन जब मैं राम की तलाश में तुम्हारी कोठी पर पहुंचा तो राम का अपहरण हो चुका था। मैंने किचन में रस्सियों से बंधी पड़ी कोमल को आज़ाद करवाया, फिर मुर्दाघर से एक मृत लड़की की लाश लाकर कोठी में रखी और कोठी को आग के हवाले कर दिया। सबने यही समझा कि कोमल भीषण अग्निकांड में जल मरी। कोमल को मैं अपने साथ राजनगर ले आया और उसे मैंने एक मकान में छुपा दिया, और फिर मेरे कहने पर ही कोमल रोशन बनकर यहाँ आई ताकि तुम्हारी असली सूरत देख सके। धन्य झूलेलाल, तू लड़का है कि आफत? मैं चाणक्य का बेटा हूँ जीवनदास, जिसने तेरे सर्वनाश का बीड़ा उठाया है। देख, आज तेरा साम्राज्य डोल उठा है, तेरे चारों ओर मौत ही मौत है। यही तेरा अंजाम था जीवनदास। ठहरो राम भैया, इसे मैं गोली मारूंगी, इसने मुझे बहुत दुख दिए हैं। नहीं नहीं, मुझे मत मार बेटी, मैं तेरा पिता हूँ। किंतु रिवॉल्वर से निकली गोली रिश्ते नाते कहाँ देखती है। अब तुम्हें आखिरी रहस्य भी बता दूं जीवनदास, वरना मरने के बाद तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी। रोशन आज भी भारतीय सीक्रेट सर्विस की कैद में है। वहाँ से उसके निकल भागने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अफसोस, तुम मेरी चाल में फंस गए। तू बड़ा धूर्त है राम। इधर सेठ जीवनदास के प्राण पेरुक उड़े थे। चुंगली की आवाज गूंजी, खबरदार, कोई मेरी तरफ बढ़ा तो इस बच्ची की खोपड़ी फोड़ दूंगा। दिलासा? ला राम, वह लाइटर नुमा कैमरा मुझे दे, जल्दी दे, मुझे यहाँ से निकलना है। राम से कैमरा हासिल करके चुगली ने होटल बेसमेंट में बनी सुरंग की तरफ दौड़ पड़ा। मूल चंदानी तो दुनिया से खिसक गया, मगर अपना तो मुफ्त में काम हो गया। हॉल में गोलीबारी शुरू हो गई। तर तर तर। तुम इन सबको लेकर निकलो राम, मैं इन कमीनों को देखता हूँ। भैया, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। अरे पगली, जीवन भर दौलत की खातिर अनगिनत पाप किए मैंने, अब अंतिम समय में तो अपने भाई को थोड़ा पुण्य कमा लेने दे। इधर राम गोलियों की बाढ़ से सुमित्रा देवी व कोमल को बचाकर बाहर भागा। उधर रहीम मोटर बाइक लिए सुरंग की तरफ दौड़ा पड़ा। मकड़ा बहादुरी से होटल के बेसमेंट में फैले मूल चंदानी के आदमियों का मुकाबला करता रहा। अब तक राम रहीम इस होटल से बहुत दूर निकल चुके होंगे। कुछ क्षणों में मकड़ा बेसमेंट में बने इस स्टोर में था। ओ मेरी बहन, तू जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। अब तेरा भाई अंतिम सफर करता है। अगले क्षण मकड़ा ने अपने हाथ में थमा शक्तिशाली बम RDX से भरी पेटी पर दे मारा। भीषण विस्फोट के साथ मकड़ा के चिथड़े उड़ गए। ज्वालामुखी फट पड़ा था जैसे।
खत्म हुआ था मूल चंदानी का साम्राज्य। प्रणाम। जीवन के अंतिम क्षणों में मकड़ा की जुबान पर अपनी प्यारी बहन का ही नाम था। उफ, कैसा था यह विधाता का खेल। इधर सुरंग में बेहताश दौड़ी जा रही थी जीप। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हा हा हा, छोड़ दूंगा तुझे बच्ची, पहले इस कमबख्त सुरंग से तो निकल जाऊं। अब सुरंग का दूसरा मुंह दिखाई देने लगा है। अब मुझे चीन पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। गलत, अब तुझे ऊपर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो तुम यहाँ, मगर तुम तो होटल गरुड़ में थे। तुम आदमी हो कि भूत जो पलक झपकते जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाते हो। मुझे मालूम था बेटा कि तुम दिलासा को लेकर इसी सुरंग में से निकलोगे, इसलिए मैं तुमसे पहले सड़क के रास्ते सुरंग के मुहाने पर आ पहुंचा था जो जंगल में खुलता है। मेरे सामने से हट जाओ राम, वरना मैं इस छोकरी की खोपड़ी उड़ा दूंगा। भैया! तभी रहीम, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहा था चुगली बेटे। तब तक राम चीते की भांति चुंगली पर छलांग लगा चुका था। तुम्हारा खेल खत्म हुआ चुगली। धड़ाक! तुम्हारी ताऊमान से मिलने की इच्छा थी ना, अब मैं तुम्हें ताऊमान के पास ही पहुंचा देता हूँ। तुम्हें यह जानकर दुख होगा चुंगली कि ताऊमान तो उसी दिन मारा गया था जिस दिन उसने एक सैनिक को रिश्वत देकर पटाने की कोशिश की थी और वह अंगूठी सैनिक को सौंपी थी। नहीं। हाँ प्यारे, मगर तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए मैंने ये खबर लीक नहीं होने दी थी। गोली चुंगली के साथ माथे में धसी थी। वह कटे वृक्ष की भांति राम के पैरों में जा गिरा था। भैया! डर मत पगली, शैतान खत्म हुआ। अगले दिन भारतीय सीक्रेट सर्विस के ऑफिस में। मुझे माफ़ कर दो राम। सुबह का बुला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे बुला नहीं कहते रोशन। याद रखो, मातृभूमि की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। अब मेहनत से रोटी कमाना। तू सचमुच चाणक्य का बेटा है राम, बिछड़ों को मिलाने वाला, सबका दुख हरने वाला, दुश्मन का सर्वनाश करने वाला। नहीं माँ जी, मैं एक आम हिंदुस्तानी हूँ, सिर्फ हिंदुस्तानी। अरे हाँ रहीम, कोमल ने क्या फ़ैसला किया? उसने सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करने का फ़ैसला कर लिया है राम, और कहती है कि अपने भैया की शहादत को वो व्यर्थ नहीं जाने देगी और देश के लिए काम करेगी। गुड। और फिर समूचे राजनगर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। हुर्रे! राम की याददाश्त वापस लौट आई। काश इन्हें सारी सच्चाई मालूम होती, मगर आप तो सच्चाई जानते हैं ना दोस्तों। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।